हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग का क्लास जानती हूँ थोड़ा लेट से है आज का वीडियो, बट कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अगर मैं लेट वीडियो अपलोड की हूँ तो मैं इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ाऊँगी आप लोगों को। तो हम लोग शुरू करते हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का पार्ट इम्यूनिटी, जो कि हमारा अधूरा रह गया था पिछले क्लास में, तो इसमें हम बहुत ही अच्छे से इसको टैकल करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात आती है कि इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी हमारे लैंग्वेज में ये है कि ताकत, जो कि ढोलू बोलू के पास भी है। तो ये रहा हमारा ढोलू और ये रहा हमारा बोलू। देखो दोनों कैसे बाइसेप्स दिखा रहे हैं, विच मीन्स दे हेल्दी हैं, इनका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है। तो इम्यूनिटी हमारे इन द सेंस कहा जाता है कि अगर आपके अंदर क्षमता है किसी बीमारी से लड़ने की, विच मीन्स आपका इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। सो अगर आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो मैंने आपके लिए यहाँ थ्योरी भी डाल दी है डेट व्हेन आवर बॉडी इज एबल टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम इन्फेक्शियस एजेंट और एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट द डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड इम्यूनिटी, जो कि मैंने सिमिलर पहले समझाया था कि अगर हमारे बॉडी के अंदर किसी बीमारी से लड़ने की ताकत है तो उसी को हम इम्यूनिटी कहते हैं। जैसे कि अभी हो रहा है कि कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस से लोगों की अगर इम्यूनिटी अच्छी खासी है तो अगर उनको वो वायरस अफेक्ट भी करता है तो उतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, विच मीन्स उनके अंदर जो पावर है रोगों से लड़ने की वो काफ़ी स्ट्रांग है और वो बीट कर दे रहे हैं कोरोना को, और दे सर्वाइव फ्रॉम द कोविड-19। तो हर एक इंसान के अंदर उनके अकॉर्डिंग अलग अलग लेवल से उनकी इम्यूनिटी होती है। जैसे कि अगर कोई कमज़ोर है तो उसकी इम्यूनिटी जिसकी इम्यूनिटी ज़्यादा है उसके कंपेयर में कम होगी। सो इट्स क्लियर नाउ। तो अब हम आगे जानेंगे कि इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है। तो पहली बात कि इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इन्नेट इम्यूनिटी हमारे बॉर्न टाइम से ही होती है, जब हम बॉर्न होते हैं तब से वो रहती है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी मीन्स हम एक्वायर करते हैं, विच मीन्स आपको अगर कोई डिजीज़ है तो उससे लड़ने के लिए आप कोई इम्यूनिटी एक्वायर कर ले रहे हो तो वो एक्वायर्ड हो जाता है, और इनेट हमारे बचपन से होता है। सो आपको समझ में आ गया होगा अब ये। तो मैं इसको अभी कॉमनली डिस्क्राइब करती हूँ, देखो कैसे। 2020 का सबसे डेडली डिजीज़ कौन सा? कोरोना वायरस। सबसे भयंकर डिजीज़ कौन सा? कोरोना वायरस। तो मैं उसी से रिलेट कर देती हूँ, ओके। तो इन्नेट मतलब अगर कोई जानता कि 2020 में कोरोना होने वाला है, या छोड़ो नहीं भी जानता, तो उसके अंदर जो इम्यूनिटी होती और अगर उसे कोरोना होता तो वो बच जाता, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी और वो उसकी पैदाइशी है, ओके। एंड अक्वायर्ड में आप होगा कि जैसे कि एक बार तो उसे कोरोना हो गया और वो उसको डिफेंड करके वो जीत गया, ओके। कोरोना की लड़ाई वो जीत गया है, एंड देन अगर उसको दोबारा कोरोना होए, उस पेशेंट को जिसे तो कोरोना हो चुका है, अगर उसे दोबारा होए तो उसके अंदर वो इम्यूनिटी एक्वायर्ड हो जाएगी कि वो उससे लड़ सकता है। हमारा बॉडी इम्यूनिटी बना लेता है उसके अगेंस्ट कि वो फिर उससे लड़ सके, ओके। तो नाउ आई होप दैट यू आर क्लियर विद इट नाउ। अब हम सब के बारे में डिटेल में जानेंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो पहले हम इनेट इम्यूनिटी से स्टार्ट करते हैं। तो ये मैं यहाँ पे नोट्स डाल रही हूँ दैट इट इज़ एन नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, इट इज़ प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल एट द टाइम ऑफ बर्थ ओनली, ओके। It consists of various types of barriers are prevents an entry of foreign agent in the body। तो ठीक है, इस इम्यूनिटी में कुछ कुछ बैरियर्स होते हैं जो वायरसेस या फिर एजेंट जो काउज करते हैं डिजीज़, उन्हें आने से रोकते हैं। जिसमें पहला है फिज़िकल, फिजियोलॉजिकल, सेल्युलर, साइटोकाइनिन्स एट्सेट्रा, ओके। तो अब हम थोड़ा थोड़ा करके सब के बारे में जानते हैं। तो पहले हम जानेंगे फ़िज़िकल के बारे में। तो फिज़िकल में सबसे पहले होगा स्किन, क्योंकि इसमें जो फिज़िकली प्रेजेंट है लाइक स्किन है तो वो हमारे ऊपर स्किन रहती है, तो वो जर्म्स की एंट्री को प्रिवेंट करेगी, ओके। तो फिर होता है म्यूकस कोटिंग ऑफ एपिथेलियम लाइनिंग इन रेस्पिरेटरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड यूरोजेनिटल ट्रैक्ट। तो ये सब जो एपिथेलियम की लाइनिंग हो गई, रेस्पिरेटरी पैसेज हो गया, या फिर यूरोजेनिटल ट्रैक्ट जो हो गए, उनमें म्यूकस की कोटिंग होती है, ठीक है। तो वो भी हमारे फिज़िकल बैरियर के अंदर आते हैं जो क्या एजेंट को आने के लिए रोकते हैं, ठीक है। देन फिजियोलॉजिकल बैरियर, इसमें होता है
कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आ पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे फिजियोलॉजी में प्रेजेंट होता है, जैसे कि स्टमक का हमारा पीएच, जो कि स्टमक का जो पीएच है जिसमें HCl का सिक्रेशन होता है, तो और HCl के सिक्रेशन स्टमक में होते हैं और माउथ में सलाइवा होते हैं और आँखों में आंसू होते हैं। तो इससे भी हमारे जर्म्स अगर ट्रैप हो जाते हैं तो वो बाहर निकल जाते हैं। ओके, स्टमक के HCl से उस बैक्टीरिया या फिर वायरस का डेथ हो जाएगा। देन सलाइवा में गया तो उसके पीएच के कारण वो उसका वहाँ पे डेथ हो जाएगा। और टीयर, जब आंसू बिना रीजन्स के आँखों में से गिरते हैं पानी, तो वो भी जर्म्स को किल करने का काम करते हैं। फिर हमारा आता है सेलुलर बैरियर। तो इसमें ल्यूकोसाइट्स जैसे कि RBC, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियोसाइट्स जैसे PMNL, न्यूट्रोफिलिक मोनोसाइट्स, और ये सब जो है वो नेचुरल किलर है, ठीक है, जो कि हमारे ब्लड में होते हैं और मैक्रोफेजेस का काम करते हैं, जो कि खाने का ट्रैप कर लेते हैं एजेंट को, फॉरेन एजेंट को, और उनको खाने का काम करते हैं, ठीक है, वो माइक्रोब्स को इन्गल्फ कर लेते हैं। देन लास्ट हमारा आता है साइटोकाइन बैरियर, ठीक है। इसमें सेल अगर इन्फेक्ट हो गए वायरस से तो वो प्रोटीन सिक्रेट करेंगे, ठीक है, तो वो जिसको कि इंटरफेरॉन्स कहते हैं, ठीक है। और ये प्रोटीन हमें प्रोटेक्ट करता है बाकी के फर्दर इन्फेक्शन से, और जो वायरल पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है जो हमें अटैक करने वाला है, तो उनसे हमें ये बचाता है। तो अब हम जानेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। तो ये पैथोजन स्पेसिफिक होता है, पहली बात, क्योंकि ये अगर आपके अंदर पैथोजन आएगा तभी ये एक्टिव होगा, और ये हमारा एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शन पे डिपेंड होता है। ओके, तो ये कैरेक्टराइज होता है मेमोरी पे, ठीक है, जो कि मैंने अभी बोला एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे होता है, ये मेमोरी बेस होता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अगर कोई इन्फेक्शन पहले आ गया, फिर वो अगर दोबारा अटैक करता है तो ये उसके लिए रेडी हो जाता है और एंटीबॉडी बना चुका होता है उसके अगेंस्ट। तो हमारे बॉडी के B और T लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं उस एंटीजन, उस फॉरेन एंटीजन पे। तो पहला जो रिस्पॉन्स होता है वो प्राइमरी रिस्पॉन्स कहलाता है। तो जो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है वो बहुत ही लो इंटेंसिटी का होता है, तो वो जाके पकड़ेगा, तो फिर हमारा मेमोरी पे बेस होगा कि हाँ ये डिजीज़ में हो चुका है, तो वो फिर से सेकेंडरी रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, और जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा वो बहुत ही हाई इंटेंसिटी का होगा, और ये सेकेंडरी रिस्पॉन्स एनेमिस्टिक रिस्पॉन्स भी कहलाता है। तो हमारा जो B लिम्फोसाइट्स है वो एंटीबॉडी बनाता है उस ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट, उस पैथोजन के अगेंस्ट, ओके। और T लिम्फोसाइट B लिम्फोसाइट को हेल्प करता है एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने में। तो मैं यहाँ पे एंटीबॉडी का डायग्राम बना देती हूँ। तो ये एंटीबॉडी एक्चुअली में होते हैं प्रोटीन्स, ओके। तो ये किसके थ्रू प्रोड्यूस होते हैं ये एंटीबॉडी? अभी मैंने बताया B लिम्फोसाइट्स के थ्रू, ओके। तो हमारा एंटीबॉडी 4 पेप्टाइड चेन से बना होता है, जिसमें से 2 हैवी होते हैं और 2 लाइट होते हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट्स करते हैं H2L2 से, ओके। तो कुछ एंटीबॉडीज़ के नाम हैं जैसे कि IgA, IgM, IgE एंड IgG। एंटीबॉडी में आप ये ऊपर 2 कर्व से स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, तो इस स्ट्रक्चर के बीच जो गैप है उसमें एंटीजन जो होता है वही आके बाइंड कर जाते हैं एंटीबॉडी में, और फिर अगर हमारा एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट है तो वो उसे ख़त्म कर देता है, उसको ट्रैप करने के साथ ही। सो हम ये तो जान गए कि हमारा जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो एंटीजन एंटीबॉडी पे इंटरेक्टेड है। देन दूसरा है सेल मीडिएटेड। तो इसमें होता है कि हमारा T लिम्फोसाइट इसको मीडिएट करता है। तो इसमें होता है, मान लो ढोलू का अगर हार्ट, आई या फिर लिवर या किडनी, अब कहोगे मारे दोगे क्या तो हार्ट, आई, लिवर और किडनी अगर उसका अच्छे से फंक्शनिंग नहीं कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसको हम ट्रांसप्लांट करेंगे अगर अच्छे से नहीं हो पा रहा है तो उसी बीच उसका सेल जिसके हम जो कि डोनर है और जिसको हम ये होस्ट है, अगर हम उसको ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो जो होस्ट है वो उस डोनर के सेल्स मीन्स उसके अगर ऑर्गन्स हम इसमें ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट वो एंटीबॉडी प्रिपेयर करना शुरू कर देंगे, ओके। और ये डोनर कोई भी हो सकता है, एनिमल, प्राइमेट और कोई ह्यूमन बीइंग भी। ऑब्वियसली मैक्सिमम ह्यूमन बींग्स होते हैं, बट लोग थोड़े सेल्फिश हो जाते हैं, नहीं ये वो, तो वो सब बात की बात है। तो सबसे पहले कि ब्लड ग्रुप के साथ साथ हम टिश्यू का भी मैचिंग करवाते हैं।
और उसके साथ जब उसका ट्रांसप्लांट हो जाता है कोई पर्टिकुलर ऑर्गन, तो उस होस्ट को हमेशा इम्यूनो सप्रेशन लेना चाहिए लाइफ टाइम। नहीं तो फिर वो जिस दिन अगर वो नहीं ले पाएंगे ये जो इम्यूनो सप्रेसेंट्स है, तो वो जो उनका सेल है, वो जो सेल उनके अंदर लगाया है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देंगे और फिर सडन डेथ होगी। और अब हम जानेंगे एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। दोनों को डिफरेंशिएट करते हुए हम दोनों के बारे में जानेंगे कि एक्टिव क्या है और पैसिव क्या है। तो एक्टिव इम्यूनिटी उसको कहते हैं जब एंटीजन होस्ट के सेल में अटैक करे तब एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट बने, तो वो एक्टिव इम्यूनिटी कहलाती है। और वहीं पे पैसिव इम्यूनिटी है तो वो आर्टिफिशियली दिया जाता है होस्ट को। जब अगर उसके अंदर कोई एंटीजन आ जाए तो उसे रेडीमेड के फॉर्म में वो एंटीबॉडी को दी जाती है। तो ये पैसिव इम्यूनिटी देखा जाता है न्यूबॉर्न में, जब उसको मदर फीड करती है कोलेस्ट्रम जो कि येलोविश फर्स्ट मिल्क होता है। तो एक्टिव इम्यूनिटी हमारा स्लो है इन कंपेयर टू पैसिव इम्यूनिटी, और वहीं पे हमारा पैसिव इम्यूनिटी एक्टिव इम्यूनिटी के कंपेयर में फास्ट है। ओके, तो एक्टिव इम्यूनिटी शुरुआती में ही दी जाती है। जब न्यूबॉर्न होता है तो उसे वैक्सीनेशन के फॉर्म में या इम्यूनाइजेशन के फॉर्म में, टीकाकरण के फॉर्म में उसे एंटीबॉडी दी जाती है पहले से ही, ताकि आगे चल के अगर उससे कोई ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब अफेक्ट करे तब उस वक्त एक्टिव इम्यूनिटी एक्टिव हो जाए और अपना काम करने लगे। ओके, और पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल जैसे कि जो कोलेस्ट्रम है जो कि मदर मिल्क होता है, जो इनिशियल डे ऑफ लैक्टेशन में निकलती है, जो कि येलोविश होती है, तो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में IgA रहता है। IgA एंटीबॉडी रहती है जो कि ढेर सारी बीमारियों से लड़ने में बच्चे को ताकत देती है। ठीक है, तो ये जो एंटीबॉडी है वो बच्चे को, जो फीटस को कहाँ से, उसके मदर से मिलती है थ्रू प्लेसेंटा। ओके, तो शायद समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है आई थिंक। तो नेक्स्ट क्लास में हम अपना वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन करेंगे, एलर्जी करेंगे, ऑटो इम्यूनिटी क्या है वो करेंगे, इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी का कैसा है वो हम देखेंगे, एंड और भी बहुत सी चीज़ें हैं जैसे कि एड्स वगैरह। कैंसर है तो कैंसर मैंने करवा दिया है अपने एक लेक्चर में, आप जाके देख लेना। तो यही सब हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। होप यू गाइज आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, आज आप लोगों ने एंजॉय करा होगा, और अगर आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो लाइक ज़रूर दे देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना, क्योंकि बेल आइकन को आप जैसे ही प्रेस करोगे मेरे वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी सबसे पहले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।